नमस्कार, दृष्टि आईएएस करंट न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है नील। हमें ये बताते हुए खुशी हो रही है कि बीते 4.5 वर्षों से करंट न्यूज बुलेटिन कार्यक्रम का प्रसारण जारी है। इतने सालों में इस कार्यक्रम को आप दर्शकों से यानी एस्पिरेंट से भी जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आम लोगों से भी जो इस बुलेटिन को देखते हैं अपनी जानकारी में इजाफा करने के लिए आप सभी दर्शकों से हमें खूब प्यार मिला है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। इसलिए इस कार्यक्रम के प्रस्तुतिकरण के पैटर्न में हम कुछ बदलाव करने जा रहे हैं। अगर आपके मन में भी इस कार्यक्रम को लेकर इसको बेहतर बनाने के लिए कोई सुझाव हो तो हमसे ज़रूर साझा करें। आप कमेंट सेक्शन में हमें लिखिए, हमें आपके सुझावों का इंतज़ार रहेगा। अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पहले हेडलाइन। डिप्टी स्पीकर पद की रिक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल। चुनाव को लेकर सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। 2019 से खाली है ये पद। जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने बताया संवैधानिक। 2020 में हुआ था गठन। अनुच्छेद 82 में है इससे संबंधित प्रावधान। सरकार जल्द लॉन्च कर सकती है व्हाट्सएप आधारित चैटबॉट। सरकारी योजनाओं से संबंधित जानकारी जुटाना है मकसद। स्थानीय भाषाओं में मिलेगी जानकारी। ग्लेशियरों के पिघलने से 15 मिलियन लोग हो सकते हैं विस्थापित। तापमान में वृद्धि है कारण। हिमनद झीलों के संदर्भ में रिपोर्ट का दावा। और विश्व भारती विश्वविद्यालय को मिलेगा लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा। पहली बार मिलेगा किसी मूर्त विश्वविद्यालय को यह टैग। रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था इसे स्थापित। अब खबरें विस्तार से। हाल ही में लोकसभा में खाली पड़े उपाध्यक्ष पद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। इसमें लोकसभा के अलावा कई राज्यों की विधानसभाओं में भी उपाध्यक्ष का चुनाव कराने के लिए मांग की गई है। इसके अलावा लोकसभा में डिप्टी स्पीकर या उपाध्यक्ष के चुनाव के मामले में विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। इनका कहना है कि वर्तमान केंद्र सरकार सभी स्थापित प्रथाओं और परंपराओं को नष्ट कर रही है। उपाध्यक्ष पद का चुनाव ना कराया जाना इसी का उदाहरण है। विपक्ष की माने तो लोकसभा में डिप्टी स्पीकर का पद 23 जून 2019 से खाली है। बता दें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 से लेकर अनुच्छेद 97 तक लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के संदर्भ में प्रावधान किए गए हैं। इनके अलावा संविधान के कई अन्य जगहों पर भी इनकी चर्चा की गई है। अनुच्छेद 93 में कहा गया है कि लोकसभा जितनी जल्दी हो सके सदन के 2 सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुनेगी और जितनी बार अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त होता है उतनी बार लोकसभा किसी अन्य सदस्य को अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में चुनेगी। वहीं अनुच्छेद 94 में इनके पद रिक्त होने, त्यागपत्र और इन्हें पद से हटाए जाने की प्रक्रिया बताई गई है। गौरतलब है कि उपाध्यक्ष के चुनाव की तारीख लोकसभा अध्यक्ष निर्धारित करता है। अध्यक्ष की तरह ही लोकसभा का उपाध्यक्ष भी सदन के जीवन पर्यंत अपना पद धारण करता है। हालांकि वो इससे पहले भी निर्धारित प्रक्रिया के तहत पद छोड़ सकता है। अध्यक्ष का पद रिक्त होने पर उपाध्यक्ष उसके कार्यों का निर्वहन करता है। इस दौरान वो अध्यक्ष के समान ही शक्तियां धारण करता है। उल्लेखनीय है कि उपाध्यक्ष अध्यक्ष के अधीनस्थ नहीं होता है, वह प्रत्यक्ष रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। उपाध्यक्ष के पास एक विशेषाधिकार होता है कि उसे जब भी किसी संसदीय समिति का सदस्य बनाया जाता है तो वह स्वाभाविक रूप से उसका सभापति बन जाता है। उधर बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर के लिए गठित परिसीमन आयोग को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। याचिका में आयोग के गठन की प्रक्रिया को असंवैधानिक करार देने की गुहार लगाई गई थी। असल में साल 2020 में सरकार ने जम्मू कश्मीर सहित कई पूर्वोत्तर राज्यों के लिए रंजना पी देसाई की अध्यक्षता में परिसीमन आयोग गठित किया। इसके बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा में सीटों की संख्या को 107 से बढ़ाकर 114 कर दिया गया था। इसमें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की भी 24 सीटें शामिल हैं। इस पर याचिकाकर्ता का कहना है कि सीमाओं में परिवर्तन और क्षेत्रों में होने वाला विस्तार
पुनर्गठन अधिनियम 2019 के विरुद्ध है, लिहाजा सीटों में वृद्धि को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई। अदालत ने इस पर फैसले को पिछले साल दिसंबर में सुरक्षित रख लिया था। गौरतलब है कि जम्मू एंड कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के लागू होने के बाद से एक देश एक संविधान के प्रारूप को अपनाया गया है। ऐसे में याचिकाकर्ता का कहना है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के मुताबिक पूरे देश में परिसीमन की प्रक्रिया 2026 के बाद किए जाने का प्रावधान है, लेकिन जम्मू कश्मीर के लिए अभी ऐसा करना एक देश एक संविधान के प्रारूप को खारिज करना है। इस पर केंद्र सरकार का कहना है कि जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम सरकार को परिसीमन आयोग गठित करने से नहीं रोकता है। बताते चलें कि परिसीमन आयोग से संबंधित प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 82 में है। अनुच्छेद 82 के मुताबिक प्रत्येक जनगणना के बाद राज्यों को लोकसभा में स्थानों के आवंटन और प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का विभाजन ऐसे प्राधिकारी और ऐसी रीति से किया जाएगा जो संसद विधि द्वारा सुनिश्चित करे। परिसीमन आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और यह निर्वाचन आयोग की मदद से अपने कार्यों को संपन्न करता है। हाल ही में पुदुचेरी ने देश का पहला एमएसपी यानी समुद्री स्थानिक योजना फ्रेमवर्क तैयार किया है। इसका मकसद समुद्री संसाधनों का सतत प्रबंधन, तटीय पर्यावरण संरक्षण और विकास सुनिश्चित करना है। इस साल 2019 में भारत नॉर्वे के बीच हुए समझौते के तहत एकीकृत महासागर पहल का हिस्सा है। इस पहल को लागू करने के लिए लक्षद्वीप और पुदुचेरी को पायलट स्थानों के रूप में चुना गया था। इसमें प्रावधान था कि समुद्री स्थानिक योजना को राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र के माध्यम से पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा लागू किया जाएगा। साथ ही राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र को पुदुचेरी और लक्षद्वीप के लिए समुद्री स्थानिक योजना की रूपरेखा तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई थी। जानकारों के मुताबिक पुदुचेरी में पर्यटन और मत्स्य पालन अर्थव्यवस्था के दो प्रमुख क्षेत्र हैं, लेकिन पर्यटन विकास मछुआरा समुदायों की आजीविका संबंधी चिंताओं से जुड़ा हुआ है। ऐसे में परस्पर विरोधी हितों को संतुलित करने में एमएसपी का फ्रेमवर्क एक महत्वपूर्ण उपाय साबित हो सकता है, क्योंकि ये विविध महासागर उपयोगकर्ताओं को एक ही साझा मंच उपलब्ध कराएगा। इसके जरिए नीति निर्माता और जानकार व्यापक चर्चा करके महासागर विकास हेतु रणनीति तैयार कर सकेंगे। गौरतलब है कि ब्लू इकोनॉमी या नीली अर्थव्यवस्था भारत सरकार के 2030 न्यू इंडिया विजन में विकास के 10 आयामों में से एक है। ऐसे में सतत और एकीकृत महासागर प्रबंधन के लिए एमएसपी एक बेहतर उपाय साबित हो सकती है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने बाघ अभयारण्यों, राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के मुख्य क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य पर रोक लगा दी है। साथ ही पीठ ने राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण से राष्ट्रीय उद्यानों में सफारी की आवश्यकता पर जवाब दाखिल करने को कहा। शीर्ष अदालत ने यह निर्णय कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्र में कथित अवैध निर्माण और टाइगर सफारी की स्थापना जैसे मुद्दों की सुनवाई के दौरान दिया है। असल में साल 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टाइगर सफारी प्रोजेक्ट की घोषणा की थी। इसके लिए राज्य सरकार ने मंत्रालय से 163 पेड़ काटने की मंजूरी मांगी थी। जानकारों के मुताबिक काटे गए पेड़ों की संख्या प्राप्त मंजूरी से लगभग 10,000 अधिक थी। इसके बाद कार्यकर्ता गौरव बंसल ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर शीर्ष अदालत से हस्तक्षेप करने को कहा। नतीजतन हाल ही में इस मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश पारित किया। गौरतलब है कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड के नैनीताल, पौड़ी और अल्मोड़ा जिले में फैला हुआ है। खास बात है कि ये भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क है जिसे साल 1936 में स्थापित किया गया था। इसका शुरुआती नाम था हेली नेशनल पार्क, बाद में बदलकर जिम कॉर्बेट पार्क रखा गया। साल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत उत्तराखंड के इसी राष्ट्रीय पार्क से हुई थी। इस रिजर्व से होकर प्रवाहित होने वाली मुख्य नदियां हैं रामगंगा और उसकी सहायक नदियां सोना नदी, मंडल और पलायन नदी। बीते दिनों केंद्र सरकार ने भू विरासत स्थलों और भू अवशेष संरक्षण और रखरखाव ड्राफ्ट बिल पर सुझाव मांगे थे। इनकी मियाद बीते 14 फरवरी को खत्म हो गई। इसका मकसद भूवैज्ञानिक अध्ययन, शिक्षा, अनुसंधान और जागरूकता के लिए भू विरासत स्थलों
और राष्ट्रीय महत्व के भू अवशेषों की घोषणा, संरक्षण और रखरखाव करना है। इस बिल में केंद्र सरकार को एक भू विरासत स्थल को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने हेतु अधिकृत किया गया है। विधेयक में केंद्र सरकार को भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के तहत एक भू विरासत स्थल हेतु क्षेत्र का अधिग्रहण करने का अधिकार है। हालांकि सरकार को आधिकारिक राजपत्र में एक सार्वजनिक अधिसूचना के माध्यम से ये बताना होगा कि किन क्षेत्रों का अधिग्रहण किया जाना है। इस पर लोगों द्वारा 2 महीने के भीतर आपत्तियां दी जा सकती हैं, जिस पर सरकार को अनिवार्य रूप से विचार करना होगा। विधेयक के मुताबिक प्रत्येक भू विरासत स्थल के संरक्षण और अनुरक्षण के लिए केंद्र सरकार और जीएसआई दोनों को उपाय करने की आवश्यकता है। इसके लिए वे निरीक्षण, सर्वेक्षण, माप, नमूने एकत्र करने और दस्तावेजों की जांच आदि के लिए अधिकृत हैं। विधेयक भू विरासत स्थल क्षेत्र के भीतर किसी भी इमारत के निर्माण, पुनर्निर्माण, मरम्मत या नवीनीकरण पर रोक लगाता है। हालांकि संरक्षण और रखरखाव के लिए यदि ऐसा निर्माण जनता के लिए आवश्यक है तो उसे छूट प्राप्त है। इसके अलावा विधेयक भू विरासत स्थलों और भू अवशेषों को नष्ट करने, हटाने, विरूपित और दुरुपयोग करने पर दंड का प्रावधान करता है। जानकारों का कहना है कि इस ड्राफ्ट में जीएसआई महानिदेशक को सभी अधिकार देने की बजाय कई संस्थानों से विशेषज्ञों की एक व्यापक समिति बनाने के प्रावधान होने चाहिए। जीएसआई के हाथों में पूरी शक्तियों को देना उन शोधकर्ताओं के हितों की उपेक्षा करना है जो इस क्षेत्र में अध्ययन करते हैं। साथ ही जीएसआई भू विरासत संरक्षण के कार्यों के प्रबंधन के लिए अधिकृत नहीं है, क्योंकि ये एक शोध निकाय है। इसके अलावा जानकारों ने विधेयक में अन्य विभागों से सहयोग न लेने के प्रावधान का विरोध किया है। साथ ही जानकारों का यह भी कहना है कि इस मसौदे में राज्य सरकारों की शक्तियों की उपेक्षा की गई है, जबकि वर्तमान में अधिकांश भौगोलिक स्मारकों का प्रबंधन राज्य ही करते हैं। अब डेफिनेशन जान लेते हैं। भू विरासत स्थल वे स्थल हैं जो भूवैज्ञानिक और भू आकृति विज्ञान हेतु महत्वपूर्ण है, साथ ही जिनका खनिज विज्ञान, पेट्रोलॉजिकल, पैलियोंटोलॉजिकल यानी पूरा पाषाणकालीन और स्ट्रेटिग्राफिक महत्व है। जबकि एक भू अवशेष को किसी भी अवशेष या भूवैज्ञानिक महत्व की सामग्री या तलछट, चट्टानों, खनिजों, उल्कापिंड या जीवाश्म आदि के रूप में परिभाषित किया गया है। बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के दौसा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले चरण का उद्घाटन किया। इस दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभा को संबोधित किया। संबोधन के दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री ने ईआरसीपी यानी पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के मुद्दे को उठाया, जिससे ये परियोजना फिर से चर्चा में आ गई और इसीलिए हम इसको कवर कर रहे हैं। दरअसल साल 2022 में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने राजस्थान सरकार को एक नोटिस भेजकर परियोजनाओं को तब तक रोकने की बात कही थी जब तक अंतरराज्यीय मुद्दों का समाधान नहीं हो जाता और परियोजना को सलाहकार समिति की मंजूरी नहीं मिल जाती। केंद्र सरकार का तर्क था कि चंबल नदी का प्रवाह मध्य प्रदेश से भी होता है। इसके चलते मध्य प्रदेश की आपत्तियों के कारण परियोजना का मूल्यांकन बाधित हो रहा है। केंद्र सरकार के इस नोटिस का राजस्थान सरकार ने यह कहते हुए विरोध किया कि जल राज्य का विषय है, ना कि केंद्र का। ऐसे में परियोजना पर रोक लगाना संभव नहीं है। इसके बाद बीते दिनों राजस्थान सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में ईआरसीपी परियोजना के लिए 13,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। हालांकि इस परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 40,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। राजस्थान सरकार का कहना है कि इस लागत को अकेले राज्य द्वारा वहन करना संभव नहीं है। ऐसे में केंद्र सरकार इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित करे ताकि केंद्र और राज्य के बीच परियोजना की लागत को 90 और 10 के अनुपात में साझा किया जा सके। गौरतलब है कि ईआरसीपी परियोजना को वित्तीय वर्ष 2017-18 के राज्य के बजट में पेश किया गया था। इस परियोजना का उद्देश्य दक्षिणी राजस्थान में चंबल और उसकी सहायक नदियां कुन्नू, पार्वती और काली सिंध जैसी नदियों में बारिश के मौसम में उपलब्ध अतिरिक्त पानी का संचय करना है। साथ ही इस जल का उपयोग राज्य के पानी की कमी वाले 13 दक्षिण पूर्वी जिलों में करना है। परियोजना को 2017 में केंद्रीय जल आयोग द्वारा अनुमोदित भी किया गया था। हाल ही में वैज्ञानिकों ने अमेरिका के उत्तर मध्य नेब्रास्का के सैंड हिल्स में एक नए प्रकार के अर्ध क्रिस्टल की खोज की है। उनका कहना है कि ये अर्ध क्रिस्टल आकस्मिक विद्युत डिस्चार्ज जैसे
बिजली गिरने से बना है। ये जानकारी बीते दिनों प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल अकेडमी ऑफ साइंसेज नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इस अध्ययन के मुताबिक पहली बार शोधकर्ताओं ने इस क्रिस्टल की खोज उल्कापिंडों या परमाणु विस्फोट के मलबे से इतर की है। हालांकि वैज्ञानिक इसका उत्पादन वर्षों से प्रयोगशालाओं में कर रहे हैं, लेकिन प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले इस क्रिस्टल की खोज करना कठिन है। आपको बता दें कि अर्ध क्रिस्टल क्रिस्टल से मिलता जुलता पदार्थ है। क्रिस्टल में परमाणु दोहराए जाने वाले पैटर्न के रूप में व्यवस्थित होते हैं। इसके विपरीत अर्ध क्रिस्टल में परमाणु संरचना एक पैटर्न के रूप में तो व्यवस्थित होती है, लेकिन इन परमाणुओं का नियमित दोहराव नहीं होता है। टेक्निकल परिभाषा है। हाल ही में खोजे गए अर्ध क्रिस्टल में एक डोडेकागोनल यानी 12 पक्षीय परमाणु संरचना पाई गई, जो कि काफी असामान्य है। असल में डोडेकागोनल 12 भुजाओं और 12 कोणों वाली एक बहुभुज संरचना होती है। आपने दूसरे शब्द सुने होंगे हेक्सागोनल, उसी तरीके से ये है डोडेकागोनल यानी 12 भुजाओं और 12 कोणों वाली बहुभुज संरचना। अर्ध क्रिस्टल का उपयोग नॉन स्टिक फ्राइंग पैन, एक्यूपंक्चर, सर्जरी के लिए सुई, दंत चिकित्सा उपकरणों और रेजर ब्लेड के निर्माण आदि में किया जाता है। पहली बार इसकी पहचान एक उल्कापिंड के मलबे से हुई थी, जो साल 2009 में रूस के चुकोटका में खतीरका नदी के पास मिला था, जबकि दूसरी बार इसके नमूने की खोज साल 2021 में न्यू मैक्सिको में हुए परमाणु विस्फोट मलबे से हुई थी। इन दोनों स्थितियों में अर्ध क्रिस्टल के निर्माण के लिए उच्च दाब और उच्च तापमान की घटनाएं जिम्मेदार थी। भारतीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय व्हाट्सएप आधारित चैटबॉट की शुरुआत कर सकता है। इस चैटबॉट को प्रमुख सरकारी योजनाओं के बारे में आसानी से जानकारी जुटाने के लिए शुरू किया जाएगा। ये जानकारी मंत्रालय की टेक्निकल टीम भाषिनी द्वारा दी गई है। ये टीम ओपन एआई के चैट जीपीटी द्वारा संचालित व्हाट्सएप चैटबॉट का परीक्षण कर रही है। टीम के मुताबिक ये चैटबॉट सवालों के उचित जवाब देने के लिए चैट जीपीटी द्वारा उत्पन्न जानकारी का उपयोग करेगा। इसमें उपयोगकर्ता वॉइस नोट्स के जरिए जानकारी हासिल कर सकेंगे। इससे ऐसे किसानों और लोगों को सुविधा होगी जो टाइपिंग नहीं कर सकते। उनका कहना है कि इसे भारत की ग्रामीण और कृषि आबादी को ध्यान में रखते हुए विकसित किया जा रहा है। ये देश की ग्रामीण आबादी द्वारा बोले जाने वाली स्थानीय भाषाओं को सफलतापूर्वक पहचानने और समझने में सक्षम होगा। टीम के एक अधिकारी के मुताबिक इस चैटबॉट का उपयोग करने वाले अधिकांश लोग अंग्रेजी नहीं जानते होंगे, इसलिए इस पर काम करने के लिए उनके वॉइस इनपुट के लिए भाषा प्रोसेसिंग मॉडल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रशिक्षित किया जाएगा। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय भाषाएं रखी जाएंगी। हमारे पास कई भारतीय भाषाओं में आवाज़ों का कलेक्शन है। इसमें लोगों ने भाषा दान पोर्टल के माध्यम से योगदान किया है। हमारे पास दूरदर्शन द्वारा प्रसारित सभी भाषाओं का एक विशाल डेटाबेस भी है। हालांकि व्हाट्सएप चैटबॉट के लॉन्च में समय लग सकता है, क्योंकि चैट जीपीटी वर्तमान में अंग्रेजी भाषा में इनपुट लेता है। इसमें स्थानीय भाषाओं के लिए सपोर्ट अभी सीमित है। बता दें कि चैटबॉट एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। इसे इंटरनेट की मदद से इंसानों से बात करने के लिए डिजाइन किया जाता है। इसके लिए यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का इस्तेमाल करता है। अगर आसान शब्दों में कहा जाए तो इसमें इस तरह से डेटा प्रोग्राम किया जाता है कि ये यूजर के शब्द और आवाज के जरिए उनकी जरूरत को समझ सके। ओपन एआई का चैट जीपीटी और गूगल का बार्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट के प्रमुख उदाहरण हैं। हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास तरकश का समापन हुआ। यह अभ्यास 16 जनवरी से शुरू होकर करीब 1 महीने तक चला। भारत और अमेरिका के बीच इस तरह के अभ्यास का यह छठा संस्करण था। इसका आयोजन तमिलनाडु के चेन्नई में किया गया था। इसमें भारत की तरफ से एनएसजी यानी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड्स और अमेरिका की तरफ से एसओएफ यानी स्पेशल ऑपरेशंस फोर्स ने भाग लिया। इसका मकसद शहरी वातावरण में आतंकवाद विरोधी अभियानों में सर्वोत्तम प्रथाओं और रणनीति को साझा करना था। साथ ही इसमें करीबी लड़ाई, बंधक बचाव अभियान, निगरानी, लंबी दूरी की स्पाइंग और जटिल संचालन की योजना बनाना शामिल था। खबरों के मुताबिक इस अभ्यास में पहली बार सीबीआरएन यानी रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु आतंक प्रतिक्रिया को शामिल किया गया था। इस नई कवायद को रूस यूक्रेन युद्ध की पृष्ठभूमि में अभ्यास का हिस्सा बनाया गया है। दरअसल पिछले साल रूस ने यूक्रेन पर आरोप लगाया था कि उसने अपने ही शहर खार्किव में
रासायनिक हमला करने की योजना बनाई थी। रूस की माने तो ऐसा उसने रूस पर दोष मढ़ने के लिए किया था, ताकि पश्चिमी देशों से यूक्रेन को भरपूर सहायता मिल सके। बता दें कि सीआरबीएन यानी ऐसे हथियार जिनसे बड़े पैमाने पर तबाही करने की क्षमता होती है, इसलिए इन्हें सामूहिक विनाश के हथियारों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। रासायनिक हथियारों में मस्टर्ड गैस और तंत्रिका एजेंट आदि को शामिल किया जाता है। गौरतलब है कि मस्टर्ड गैस श्वसन मार्ग, त्वचा और आंखों को नुकसान पहुंचाती है, जबकि तंत्रिका एजेंट की वजह से लोग तेजी से बेहोश हो जाते हैं। इनसे सांस लेने में भी कठिनाई होती है और जान भी जा सकती है। इसके अलावा एंथ्रेक्स, बॉटुलिनम टॉक्सिन यानी बॉटुलिनम विष और प्लेग जैसे जैव रासायनिक हथियारों के कई उदाहरण मौजूद हैं। रेडियोलॉजिकल हथियारों में हथियार युक्त रेडियोधर्मी अपशिष्ट और डर्टी बॉम्ब्स के साथ साथ परमाणु हथियार भी शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि सालों से सीआरएनबी हथियारों का उपयोग कई देशों द्वारा किया जा चुका है और ये भी अंदेशा जताया जा रहा है कि आतंकवादी संगठनों की इन तक पहुंच है। इनके इस्तेमाल का पहला उदाहरण प्रथम विश्व युद्ध में देखा जा सकता है। युद्ध के पहले महीने के दौरान फ्रांसीसी सेना ने आंसू गैस ग्रेनेड दागे थे। फ्रांसीसी सेना द्वारा इन्हें साल 1912 में पुलिस उपयोग के लिए विकसित किया गया था। बाद में जर्मनी ने अक्टूबर 1914 में फ्रांस के न्यूवे चैपल में ब्रिटिश सेना पर डायनिसिडीन क्लोरोसल्फेट गोलों का इस्तेमाल किया था। इन गोलों की वजह से फेफड़ों में जलन पैदा होती है। ऐसे ही इटली ने साल 1936 में इथियोपिया में मस्टर्ड गैस बमों का इस्तेमाल सम्राट हैले सेलासी की सेना को नष्ट करने के लिए किया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजी जर्मनी ने यातना शिविरों में कैदियों को मारने के लिए भी जहरीली गैसों का इस्तेमाल किया था और ये सभी सीआरएनबी के इस्तेमाल के प्रमुख उदाहरण हैं। हाल ही में हित्ती साम्राज्य के संदर्भ में एक अध्ययन प्रकाशित हुआ है। यह अध्ययन नेचर पत्रिका में प्रकाशित किया गया है। इसमें हित्ती साम्राज्य या सभ्यता के पतन को लेकर एक नया खुलासा किया गया। अध्ययन के मुताबिक ये साम्राज्य लंबे समय से सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा था। इसी क्रम में इसे पर्यावरणीय चुनौतियों जैसे कि सूखा आदि से भी संघर्ष करना पड़ा। इस वजह से करीब 1200 ईसा पूर्व के बाद इसका पतन हो गया। ये लगभग उसी समय हुआ जब कई अन्य प्रमुख सभ्यताओं का पतन हो रहा था। इस समय को कांस्य युग के पतन के रूप में भी जाना जाता है। दरअसल हित्ती साम्राज्य के पतन में सूखे की भूमिका का आकलन करने के लिए शोधकर्ताओं ने समकालीन जूनिपर पेड़ों की लकड़ी का अध्ययन किया। इसमें लकड़ी के बने घेरे या रिंग्स से नमी की मात्रा का मापन किया गया। इससे शोधकर्ताओं को जानकारी मिली कि इस इलाके में 1198 और 1196 ईसा पूर्व के बीच लगातार असामान्य रूप से भयानक सूखा पड़ा था। इस भीषण सूखे के कारण लंबे समय तक खाने की कमी बनी रही। खाने की कमी के चलते राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक अशांति के साथ साथ बीमारी का भी प्रकोप हुआ होगा। हालांकि लोगों के पास खाद्य भंडार थे जो उन्हें एक वर्ष के सूखे से बचा सकते थे, लेकिन लगातार 3 वर्षों तक पड़े सूखे का सामना करने के लिए ये पर्याप्त नहीं थे। इससे कर आधार का पतन, बड़ी हित्ती सेना का सामूहिक परित्याग और जीवित रहने की चाह रखने वाले लोगों का एक बड़ा आंदोलन हुआ होगा। इस वजह से हो सकता है कि साम्राज्य का पतन होता चला गया। गौरतलब है कि पहले ये माना जाता रहा था कि इसका पतन एक सैन्य हमले के कारण हुआ था। हालांकि शोधकर्ताओं का यह भी कहना है कि उस समय इस इलाके में सूखा पड़ना कोई नई बात नहीं थी। सूखा पड़ना इस क्षेत्र की विशेषता थी। यहाँ एक पीढ़ी को कम से कम एक बार अपने जीवन में लगातार 2 शुष्क मौसमों का सामना करना पड़ता था। लेकिन हित्ती साम्राज्य के समय भयंकर सूखे के कारण फसल के बर्बाद होने का दृश्य फिर भी दुर्लभ था। बता दें कि हित्ती साम्राज्य तुर्की के मध्य अनातोलिया में फैला हुआ था। इसकी राजधानी हट्टूसा थी। यह वर्तमान तुर्की के साथ साथ सीरिया और इराक के कुछ हिस्सों में फैला हुआ था। हित्ती साम्राज्य का मध्य दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी अनातोलिया, उत्तरी लेवांत और उत्तरी सीरिया पर नियंत्रण था। इसके प्रभाव में लगभग सभी अनातोलियाई क्षेत्र थे। इस साम्राज्य का अंतिम ज्ञात राजा सुप्पीलुलियम द्वितीय था। इसका शासन लगभग 1207 ईसा पूर्व शुरू हुआ था। उल्लेखनीय है कि राजा मुवातल्ली द्वितीय के नेतृत्व में हित्तियों और फिरौन रामसेस द्वितीय के तहत मिस्रियों ने 1274 ईसा पूर्व में कादेश की प्रसिद्ध लड़ाई लड़ी थी। बाद में ये लड़ाई इतिहास की पहली दर्ज शांति संधि के तहत बंद हुई थी।
हाल ही में ग्लेशियल या हिमनद झीलों के संदर्भ में एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। इसे न्यू कैसल यूनिवर्सिटी के नेतृत्व में तैयार किया गया है। इसमें बताया गया है कि पर्वतीय ग्लेशियरों के पिघलने से दुनिया भर के करीब 15 मिलियन लोगों के लिए बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इसे एशिया और दक्षिण अमेरिका के लिए ज्यादा खतरनाक बताया गया है। जिन पर ज्यादा जोखिम है, उनमें से आधे से ज्यादा लोग भारत, पाकिस्तान, पेरू और चीन में रहते हैं। एशिया में करीब 10 लाख लोग एक हिमाच्छादित या हिमनद झील के पास मात्र 10 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं। गौरतलब है कि इस तरह की बाढ़ के लिए संभावित हॉटस्पॉट को मैप करने का ये पहला वैश्विक अध्ययन है। रिपोर्ट में जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान में वृद्धि से ग्लेशियल झील के फटने से बाढ़ आने का अनुमान जताया गया है। इसके मुताबिक सामूहिक रूप से दुनिया के ग्लेशियरों ने साल 2006 से 16 के बीच करीब 332 गीगाटन बर्फ को खो दिया है। 1990 के बाद से दुनिया भर के हिमनद झीलों की संख्या और इसमें पानी की मात्रा में करीब 50% की वृद्धि हुई है। जुलाई 2022 में प्रकाशित एक अन्य अध्ययन के मुताबिक साल 1990 से 2015 तक हिमालय में ग्लेशियर कवरेज में करीब 11% की कमी हुई है। बता दें कि ग्लेशियर बर्फ के जमे बड़े बड़े टुकड़े होते हैं। ये अक्सर नदियों के उद्गम स्थल पर होते हैं। इन्हें हिमनद या बर्फ की नदी भी कहा जाता है। जलवायु परिवर्तन और तापमान में वृद्धि की वजह से इनकी बर्फ पिघलती रहती है। ग्लेशियर बनते समय जमीन में गड्ढे बन जाते हैं और जब पिघलती हुई बर्फ इन गड्ढों में भर जाती है तो उसे ग्लेशियल या हिमनद झील बनती है। ये आमतौर पर ग्लेशियर के तल पर बनती है। हाल ही में WMO यानी विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने एक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट को ग्लोबल सी लेवल राइज एंड इम्प्लीकेशंस नामक शीर्षक से जारी किया गया है। इसमें समुद्र स्तर में वृद्धि से कई बड़े शहरों पर खतरे की बात कही गई है। रिपोर्ट के अनुमान के मुताबिक ऐसा अंटार्कटिका में बड़े स्तर पर बर्फ पिघलने के कारण हो सकता है। इस मामले में भारत, चीन, बांग्लादेश और नीदरलैंड के शहर वैश्विक स्तर पर सबसे ज्यादा खतरे का सामना कर सकते हैं। इनमें शंघाई, ढाका, बैंकॉक, जकार्ता, मुंबई, मापुटो, लागोस, काहिरा, लंदन, कोपेनहेगन, न्यूयॉर्क, लॉस एंजल्स, बुएनस आयर्स और सेंटियागो जैसे शहर शामिल हैं। इसे एक बड़ी आर्थिक, सामाजिक और मानवीय चुनौती के रूप में संदर्भित किया गया है। हालांकि समुद्र के स्तर में वृद्धि विश्व स्तर पर एक समान नहीं है। इसमें क्षेत्रीय स्तर पर भिन्नता है। रिपोर्ट में बताया गया है कि साल 1901 और 2018 के बीच वैश्विक औसत समुद्र स्तर में करीब 0.20 मीटर की वृद्धि हुई। इसमें आगे कहा गया कि 1901 और 1971 के बीच 1.3 मिलीमीटर प्रति वर्ष की औसत दर से समुद्र स्तर में वृद्धि हुई। वहीं 1971 और 2006 के बीच 1.9 मिलीमीटर प्रति वर्ष और 2006 और 18 के बीच 3.7 मिलीमीटर प्रति वर्ष की वृद्धि हुई है। WMO के मुताबिक अगर वैश्विक औसत समुद्र स्तर 2020 के स्तर के सापेक्ष 0.15 मीटर बढ़ जाता है तो इससे संभावित रूप से 100 साल की सबसे बड़ी तटीय बाढ़ आ सकती है। थर्मल विस्तार के कारण 1971 से 2018 के दौरान समुद्र के स्तर में करीब 50% की वृद्धि हुई है, जबकि ग्लेशियरों के पिघलने से करीब 22% बर्फ का नुकसान हुआ है। इस वजह से भूमि जल भंडारण में करीब 8% की वृद्धि हुई है। बता दें कि समुद्र के स्तर में वृद्धि से कैस्केडिंग प्रभाव उत्पन्न होते हैं, यानी इससे तटीय पारिस्थितिकी तंत्र, भूजल लवणता, बाढ़ और तटीय बुनियादी ढांचे को नुकसान होता है। साथ ही तटीय कृषि भूमि और जल भंडार के सामने भी खतरा रहता है। इससे आजीविका, बस्तियों, स्वास्थ्य, भोजन, विस्थापन और जल सुरक्षा के लिए भी जोखिम उत्पन्न होते हैं। हाल ही में विश्व भारती विश्वविद्यालय के कुलपति विद्युत चक्रवर्ती ने एक जानकारी साझा की है। उनके मुताबिक विश्व भारती विश्वविद्यालय को जल्द ही दुनिया के पहले लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि यूनेस्को से विरासत का ये टैग अप्रैल या मई में प्राप्त होने की उम्मीद है। लिविंग हेरिटेज का मतलब है इस स्थल पर वर्तमान में काम का संचालन हो रहा है, इसीलिए लिविंग हेरिटेज। बता दें कि पहली बार किसी मूर्त विश्वविद्यालय को यूनेस्को से विरासत स्थल का टैग मिलने जा रहा है। यूनेस्को का कहना है कि आजादी से पहले विश्व भारती की स्थापना कला, भाषा, मानविकी, संगीत के क्षेत्र में अनुसंधान हेतु एक सांस्कृतिक केंद्र के रूप में हुआ था। आज भी इस संस्थान में शैक्षिक कार्यक्रमों में हिंदी का अध्ययन सहित
चीन एशियाई अध्ययन, मानविकी, ललित कला और संगीत का अध्ययन जारी है। गौरतलब है कि विश्वविद्यालय पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन शहर में स्थित है। इसकी स्थापना साल 1921 में रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। इसका नाम रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पे ही रखा गया था, लेकिन इस संगठन के सोसाइटी के रूप में पंजीकृत होने के बाद इसका नाम विश्व भारती पड़ा। बता दें कि रविंद्रनाथ खुली शिक्षा में विश्वास करते थे और उन्होंने विश्वविद्यालय में जिस शिक्षा प्रणाली को पेश किया वो आज तक प्रचलित है। आज़ादी से पहले ये एक महाविद्यालय था। साल 1951 में केंद्रीय अधिनियम के माध्यम से इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। इस संस्था के पहले कुलपति रतिंद्रनाथ टैगोर थे, जो रविंद्रनाथ टैगोर के पुत्र थे। विश्व भारती विश्वविद्यालय में मौजूद संस्थाओं की भीतरी संरचनाएं वास्तुशिल्प का अच्छा उदाहरण पेश करती हैं। खबरों के बाद अब बुलेटिन से जुड़े 5 सवालों पर डालते हैं एक नजर। इस बुलेटिन पर आधारित 5 प्रश्न इस प्रकार हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. लोकसभा अध्यक्ष की तरह उपाध्यक्ष भी सदन के जीवन पर्यंत अपना पद धारण करता है। 2. लोकसभा उपाध्यक्ष का पद 23 जून 2019 से रिक्त है। और 3. संविधान के अनुच्छेद 93 से 97 तक लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के संदर्भ में प्रावधान दिए गए हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही हैं। ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3 या फिर डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, रंजना पी देसाई की अध्यक्षता में जम्मू और कश्मीर के लिए परिसीमन आयोग का गठन वर्ष 2020 में किया गया था। कथन 2, परिसीमन आयोग से संबंधित प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 82 में है। और कथन 3, परिसीमन आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। ए केवल 1 और 3, बी केवल 2 और 3, सी उपर्युक्त सभी या फिर डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न, व्हाट्सएप चैटबॉट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. व्हाट्सएप चैटबॉट भारतीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय की एक प्रमुख पहल है। 2. इसका उद्देश्य प्रमुख सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी एकत्र करना है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही हैं। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों या फिर डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न, हाल ही में जारी ग्लेशियल झील रिपोर्ट से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, वैश्विक स्तर पर ग्लेशियरों ने वर्ष 2006 से 2016 के बीच लगभग 332 गीगाटन बर्फ को खो दिया है। कथन 2, पर्वतीय ग्लेशियरों के पिघलने से वैश्विक स्तर पर 15 मिलियन लोगों के प्रभावित होने का अनुमान है। और कथन 3, ग्लेशियर में आने वाली कमी के लिए जलवायु परिवर्तन को जिम्मेदार ठहराया गया है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। ए केवल 1 और 3, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 2 या फिर डी उपर्युक्त सभी। 5वां और अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित किन 2 देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास तरकश आयोजित किया गया है। ऑप्शंस हैं ए भारत और अमेरिका, बी भारत और फ्रांस, सी भारत और नेपाल या फिर डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.drishtias.com। साथ ही दृष्टि आईएएस के हिंदी अंग्रेजी यूट्यूब चैनल और दृष्टि पीसीएस यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और चलते चलते डालते हैं कुछ छोटी मगर जरूरी खबरों पर एक नजर। हाल ही में राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नागरिकता छोड़ने वाले भारतीयों का आंकड़ा प्रस्तुत किया। आंकड़े के मुताबिक साल 2021 में सबसे ज्यादा भारतीयों ने अपनी नागरिकता छोड़ी है। इस दौरान 1,63,370 लोगों ने भारतीय नागरिकता का त्याग किया है। इस तरह 2011 के बाद से 16 लाख से ज्यादा भारतीयों ने अपनी भारतीय नागरिकता त्यागी है। साल 2011 में यह आंकड़ा 1,22,819 था, जबकि पिछले साल यानी साल 2022 में यह आंकड़ा 2,25,620 था। गौरतलब है कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता संबंधित प्रावधान किए गए हैं। इनमें मुख्यतः अनुच्छेद 9 नागरिकता त्यागने के मामले में प्रावधान करता है। बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीमारू शब्द का जिक्र किया है। इसका प्रयोग उन्होंने राजस्थान राज्य के लिए किया है। आपको बता दें कि जनसांख्यिकीविद आशीष बोस ने एक बार इस शब्द का जिक्र बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश को संदर्भित करने के लिए किया था। इसका अर्थ ये है कि ये राज्य आर्थिक विकास, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा के मामले में पिछड़े हुए हैं। इन राज्यों को बीमारू कहने के पीछे बोस ने तर्क दिया कि ये परिवार नियोजन और जनसंख्या नियंत्रण के दृष्टिकोण से काफी पीछे हैं। ये चारों राज्य अपनी उच्च जनसंख्या वृद्धि दर के साथ देश में
कहीं और किए गए लाभ को ऑफसेट करने की संभावना रखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी को नई दिल्ली में आदि महोत्सव 2023 का उद्घाटन किया। इसका आयोजन 16 से 27 फरवरी तक दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में किया जा रहा है। गौरतलब है कि ये जनजातीय मामलों के मंत्रालय के जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड यानी ट्राइफेड की एक वार्षिक पहल है। इसका उद्देश्य लोगों को एक ही स्थान पर समृद्ध और विविध आदिवासी संस्कृति से परिचित कराने हेतु एक राष्ट्रीय मंच प्रदान करना है। इस बार के आयोजन की खास बात यह है कि आदिवासियों द्वारा उगाए गए बाजरा की किस्म जिसे श्री अन्न नाम दिया गया है, उसे प्रदर्शित करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज धर्म गार्जियन का 17 फरवरी से 2 मार्च 2023 तक जापान में शिगा प्रांत के कैंप इमाजू में आयोजन किया जा रहा है। इस अभ्यास श्रृंखला का ये चौथा संस्करण है। गौरतलब है कि भारत और जापान की थल सेनाओं के मध्य आयोजित एक वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। इस अभ्यास के माध्यम से जंगल और अर्ध शहरी या शहरी इलाकों में सैन्य गतिविधियों के लिए प्लाटून स्तर का संयुक्त प्रशिक्षण दिया जाता है। भारतीय सेना की गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट के सैनिक और जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स के एक इन्फेंट्री रेजिमेंट इस वर्ष अभ्यास में भाग ले रहे हैं। अभ्यास के दौरान योजना बनाने तथा क्रियान्वयन में पारस्परिकता बढ़ाने के उद्देश्य से जंगी कार्रवाई के दौरान प्राप्त अनुभवों को साझा किया जाएगा। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने इक्वेटोरियल गिनी में मार्बर्ग वायरस के प्रकोप की पुष्टि की है। दरअसल इक्वेटोरियल गिनी से पिछले सप्ताह सेनेगल की एक प्रयोगशाला में नमूने भेजे गए थे, जिसके बाद स्वास्थ्य एजेंसी ने इसकी पुष्टि की। एजेंसी के मुताबिक ये वायरस देश में कम से कम 9 मौतों के लिए जिम्मेदार है। मार्बर्ग वायरस की पहली बार पहचान वर्ष 1967 में की गई थी। इबोला वायरस की तरह ही ये वायरस चमगादड़ों से फैलता है। सेंट्रल फॉर डिजीज कंट्रोल के अनुसार ये एक जूनोटिक वायरस है जो इबोला वायरस की 6 प्रजातियों के साथ फाइलो वायरस परिवार से जुड़ा है। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साइबर सिक्योरिटी पर आईडेक्स इन्वेस्टर हब के साथ डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज यानी DISC का शुभारंभ किया। गौरतलब है कि ये DISC का 9वां संस्करण है। उन्होंने ये लॉन्च एरो इंडिया 2023 के आयोजन के दौरान किया। आपको बता दें कि आईडेक्स का अर्थ रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार है। आईडेक्स इन्वेस्टर हब का उद्देश्य रक्षा क्षेत्र में निवेश में तेजी लाना है। साथ ही निवेशकों को अवसरों और नवाचारों का एक एकीकृत दृष्टिकोण भी प्रदान करता है। नील मोहन यूट्यूब के नए CEO नियुक्त किए गए हैं। नील मोहन भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। गौरतलब है कि सुसान वोज्स्की के पद छोड़ने के बाद उनकी नियुक्ति की गई है। नील मोहन स्टैनफोर्ड से स्नातक हैं। वो वर्ष 2008 में गूगल में शामिल हुए और CEO बनने से पूर्व यूट्यूब के मुख्य उत्पादाधिकारी थे। उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के साथ भी काम किया है और एक व्यक्तिगत कंपनी स्टिच फिक्स और जीनोमिक्स के साथ साथ बायोटेक्नोलॉजी कंपनी 23andMe के भी बोर्ड में सदस्य हैं। वे काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस के सदस्य भी हैं, जो एक स्वतंत्र अमेरिकी थिंक टैंक है। अगर भारतीय मूल के अन्य CEO की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नडेला, एडोब के CEO शांतनु नारायण और अल्फाबेट के CEO सुंदर पिचाई हैं। 18 से लेकर 24 फरवरी तक बिहार के पटना में खेलो इंडिया महिला भारोत्तोलन और साइकिलिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। सीनियर और जूनियर वर्ग के अलावा युवा महिलाएं भी अपने तीसरे चरण के लिए इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकेंगी। महिलाओं के लिए प्रतियोगिताओं का आयोजन भारत सरकार के प्रमुख कार्यक्रम खेलो इंडिया के खेलो इंडिया स्पोर्ट्स फॉर वुमेन के अंतर्गत किया जा रहा है। इसे युवा मामले और खेल मंत्रालय की सहायता से आयोजित किया जा रहा है। खेलो इंडिया युवा, जूनियर और सीनियर वर्ग में राष्ट्रीय रैंकिंग महिला भारोत्तोलन द्वितीय राष्ट्रीय टूर्नामेंट उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में आयोजित किया गया था, जबकि इसका पहला टूर्नामेंट जून 2022 में हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया। हमारी टीम कोशिश करती है कि आपको दी गई खबरों में एक भी गलती ना हो, लेकिन यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है और यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है।